While cultural and diplomatic relation can certainly play an important role in the facilitating economic cooperation, I would not say that they are necessarily a first condition. पहली शर्त नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ है। आपने सुना होगा ना, जुगाड़, फास्टेनर्स, कि ठीक है बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा तो जुगाड़ लगा के देखते हैं। तो ये पहली कंडीशन नहीं है, ध्यान देना। दिस इज नॉट द प्री कंडीशन टू मेक द रिलेशन बिटवीन कंट्री टू कंट्री, बट इट इज ए वे टू फैसिलिटेट द रिलेशन बिटवीन कंट्री टू कंट्री। ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि मुहुआ पान किया हुआ, यही मुहुआ लात किया हुआ। तो वही वाला है कि पहले आप संबंध तो बनाइए पान खा करके, तभी तो आगे कुछ बात होगी। So there are many examples of countries with weak cultural or diplomatic ties that engage in robust economic cooperation. For example, many Western countries have extensive economic relations with China, despite significant difference in culture and political ideology. Similarly, the US and Saudi Arabia have a long-standing economic partnership, despite significant cultural and religious differences. So differences तो रह गए, लेकिन that differences will not be work as a barrier for the mutual relation. If you are Hindu and your dost is Muslim and both of you are not considering the religious aspect, then the relation is going to boom, है कि नहीं। और आप अगर समझते हैं कि हिंदू है मुस्लिम हो तो संबंध कहाँ जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो वही सेम चीज। दैट being said, having a strong cultural and diplomatic tie can certainly make it easier, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि इजी कर देगा फॉर कंट्री टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कल्चरल सिमिलरिटी कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्री, वाइल डिप्लोमेटिक चैनल्स कैन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर negotiating and implementing trade agreement. Ultimately, the importance of cultural and diplomatic tie will depend on the specific context and the goals of the country involved. While they can be beneficial in certain situations, they are not necessarily ये बिल्कुल वही सही है जैसे आपने किसी के साथ दोस्ती करने का प्रयास किया और प्रयास के दौरान उसके साथ आपने खातिरदारी वगैरह किया, लेकिन यू डोंट ट्रीट दैट पर्सन कि तुमको हमने खाना ढंग से खिलाया, पार्टी दिया, तो इट मीन्स कि तुम हमें कर्जा दे ही दोगे या इकोनॉमिकली कोऑपरेट करोगे ही। ऐसा नहीं होता ना। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी यू कैन नॉट सर्टेनली डिपेंडेंट अपॉन दैट रिलेशन कि भाई इसको समोसा खिलाया है तो अब संबंध बहुत मजबूत हो गया। इट डज नॉट मीन लाइक दैट, मर्जी है। इट कैन बी फैसिलिटेट कि समोसा खाया है, कह अरे यार चलो आज कह रहा तो कुछ हम भी कर दें, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो कंट्री जो है आपको फायदा पहुंचा ही देगी। इट इज ए जस्ट फर्स्ट स्टेप टू टेक द बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट कंट्री। दैट इज द एफर्ट्स इनिशिएटेड बाय यू, बट यू कैन नॉट क्लेम ये समोसा खिलाया है अब हमको पैसा नहीं दोगे कर्जा, तो होता है ना। इट इज़ नॉट योर राइट। तो वही चीज़ ये कह रहा है, लेकिन उससे आपको फायदा होगा, कल्चरल से और रिलेशन बनने से आगे काम ही आएगा। कहते हैं ना कि किसी के साथ दोस्ती नहीं है मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अगर आपकी दुश्मनी नहीं है किसी से तो इट इज़ ए पॉजिटिव गेन फॉर यू, है कि नहीं, नहीं है। देखो आगे ये अगला क्वेश्चन भी वही है, व्हाट इज ट्रैक टू डिप्लोमेसी, हाउ इट वर्क्स इन द स्ट्रेंथनिंग बाइलेटरल। बाइलेटरल में दो पक्षी है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज अ फॉर्म ऑफ अनऑफिशियल non-government diplomacy that involve discussion and negotiation between individuals or groups who are not government official but have expertise, knowledge, influence in a particular area of interest. It is often used as a complement to official government to government diplomacy, which is referred to as track 1 diplomacy. Track 2 can involve a wide range of participants including academics, business leaders, religious leaders, retired government officials and civil society activists. These individuals may come together in informal setting such as conference, workshop, retreats, party, discuss issue of common interest, exchange idea. ये सब प्राइवेट लोग करते हैं। ट्रैक 1 में प्राइवेट लोगों का रोल कम है। तो संबंध बनाना है यार, सीधी सी बात है। तो कैसे बनेगा? सबको allow participant to speak more openly and frankly than they might be able to in formal diplomatic setting. This can help build
पर्दे के पीछे से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, वही। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी के साथ संबंध बनाना है तो भैया पहली शर्त जो है ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है। टू बिकम एन IAS इट डज नॉट मीन कि ईच एंड एवरी गर्ल वुड बी रेडी टू गेट इट मैरिड विथ यू, है ना। ये मतलब ये नहीं है ना। पहले आपका कल्चरल सोशोलॉजिकल रिलेशंस बिल्टअप करिए, उसके बाद फिर कोई बात की जाएगी। तो द सेम थ्योरी अप्लाइज विद द नेशन टू नेशन, है ना। क्लियर है कि नहीं? ट्रैक 1 क्लियर हो गया, ट्रैक 2 क्लियर हो गया। आगे चल दें। 165 डिस्क्राइब फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तुम लोगों को मालूम है। यूनाइटेड नेशन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। WTO क्या है, WHO क्या है, ICC क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे फ्री में ये काम आ जाएगा। G20 is a forum of 19 countries and the European Union representing 85% of global GDP and 2/3 of the world's population. The G20 has a 99 promoted. G20 में देखो 85% जो है ग्लोबल GDP को लिए बैठे हुए हैं, तो बचा कौन 15% में? बाकी के सारे देश। अब सोचिए। तो उसमें तो कुछ बताने लायक नहीं, किताब में जो लिखा है पढ़ लो, वही वही वो सर्किल नंबर A है। अब बताओ उसको पढ़ने में मजा आएगा? पढ़ने में मैंने पढ़ाने में, सॉरी। वेदर दैट इंटरेस्ट विल बी डेवलप ड्यूरिंग टीचिंग, नो। ड्राई लगेगा, अरे क्या बकवास कर रहा है, ये तो किताब में लिखा है, कब बना, क्या पर्पस है, दिस दैट सब पता है उसे, है कि नहीं। तो सर्किल नंबर 1 आपको खुद हलवा लगने लगा होगा, अरे यार इसमें क्या पढ़ा के टाइम खराब कर। तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी इन बिटवीन 2 and 3 एंड कम्प्लीटली इन 3। तो उसको पढ़ने पढ़ाने में अब मज़ा आता है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी लगता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ है। बाकी उसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, यही बोलूँगा ना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना ये हुई, ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ, एंड दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द रोल, खत्म। है 166। What type of political agenda are being used by developed country in the world? IR का क्वेश्चन है। Some economic political agenda used by developed country. Economic growth by selling the arms to the poorer country, to the अमेरिका और फ्रांस क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है आर्म बेच करके पैसा कमाते हैं और आपको लड़वाते रहते हैं। Economic growth, many developed countries prioritize economic growth and seek to maintain a strong economic economic through policies such as free trade, deregulation and investment in technology and infrastructure. तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या है विकसित देशों का, कि सबको जो है क्या करो, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करो, दूसरे को हथियार बेच के उसको उलझाओ और अपना माल बेच के पैसा कमाओ, यही है ना। गांव देहात में भी ऐसा ही होता है। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा जो है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, मिलिट्री स्पेंडिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। खुद बात करते हैं कि दे आर द वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, दे क्रिएट मैक्सिमम एमिशन ऑफ CO2 एंड दिस एंड दैट हार्मफुल गैसेस, करते हैं ना। सोशल वेलफेयर, कुछ ये सब काम भी करते हैं सोशल वेलफेयर का। कोविड में हेल्प करना, फ्री में मेडिसिन देना, वैक्सीनेशन देना, एजुकेशन के लिए दरवाजे खोलना। ह्यूमन राइट्स, डेवलप्ड कंट्री ऑफन प्रोमोट एंड डिफेंड ह्यूमन राइट्स थ्रू पॉलिसी एम टू प्रोटेक्ट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ईच कंट्रीज पॉलिटिकल एजेंडा इज शेप्ड बाय इट्स यूनिक हिस्ट्री, कल्चर एंड वैल्यू। इसको आप ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे स्टेट हो, चाहे परिवार हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अपना एजेंडा चलाता रहता है। पॉलिटिकल एजेंडा मतलब पॉलिटिकल टूल्स, कल्चरल एजेंडा मतलब ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो कोई ना कोई तरीका एडॉप्ट करके वो जो है दुनिया में विकसित देश ऐसा करता है।
तो किस तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा है ये जो है जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना है कि वो कौन से पॉलिटिकल एजेंडा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। और एक क्वेश्चन को इजी कर दें हम तो ये कह सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एजेंडा, पॉलिटिकल हटा दें तो एजेंडा में खाली पॉलिटिकल नहीं रह जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे आप गांव देहात में करते हैं, गांव के एग्जाम्पल सब जल्दी समझ जाते हैं खट से, होता है ना। तो जो मजबूत आदमी होगा गांव का, उसकी कल्पना करिए और देखिए वो क्या करता है। अगर वो मुखिया जी का घर है तो वो क्या करेगा, जब आप साइकिल मांगने जाइएगा तो साइकिल उधार दे देगा, है ना। ट्रैक्टर मांगिएगा कहेगा ले जाओ तेल डलवा के आज काम तुम फ्री में कर लो। फिर कहेगा कि अच्छा तुम्हारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, देयर इज स्कैरसिटी, एक बोरा चावल भेज देगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्यों भाई प्रिंस। और और भी कुछ आप उधार मांगिएगा तो दे देगा पैसा बिना ब्याज का। वो क्यों करता है, वाई ही डज लाइक दैट, जस्ट टू गेट द इन्फ्लुएंस ओवर यू, और आपको अपना सत्ता और आपका अपना अधीन पावर में सबॉर्डिनेशन में लेना चाहता है। इन दैट सिचुएशन में बिकम लाइक स्लेव फॉर हिम, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, तुम लोग देखे होगा ना गांव में, हमने तो देखा है, आज भी होता है। तो सेम चीज़ वही है, जो विकसित देश है, जो बड़ा बड़ा देश है, मजबूत देश है, वो पॉलिटिकल एजेंडा जो है किस तरीके से यूज करता है और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंडा उसके होते हैं, और करने के पीछे उद्देश्य क्या है, अपनी सत्ता, अपनी मजबूती, अपनी ओन पावर टू बी सर्टेन ओवर यू। तो गांव में वैसे ही होता है। अब आप कर्जा ले लिए हैं, आप उसकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कहेगा नहीं 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 तुम यहाँ नहीं, बारात में वहाँ जाओगे, हमारे साथ चलो। कहेगा अरे साहब मौसी की शादी है, कुछ नहीं। और जब तुम नहीं मानोगे तो कहेगा अच्छा ऐसा है, मेरा पैसा वापस कर, तू जहाँ जहाँ जाना, यही ना कहेगा। आप मजबूर हो जाइएगा। तो ये जो विकसित देश है, जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन अफ्रीकन एशियन ओशियन में या साउथ अमेरिकन में, उन पे अपना प्रभाव जमाने के लिए इस टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का झांसा देंगे, तुमको 10 बीघा ज़मीन दे रहे हैं बटाई जोत में, अब आप जिंदगी भर गुलाम हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता, क्यों भाई प्रिंस, होता है ना। 1 बीघा दे दिया तुमको, खेती करो कमाओ, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स, ये पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। खत्म, इतना ही है क्या, देखो। तो पॉलिटिकल एजेंडा उनका ये है, और पॉलिटिकल वर्ड्स इफ डिलीट देम